Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of April 2022. 2 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. आप लोग लाइक करने में पता नहीं झिझकते बहुत ज़्यादा है, इतना झिझका मत करो यार. वीडियो खोलो, लाइक कर दो. वीडियो लाइक करने में कितना टाइम लगता है ना. तो आपकी थोड़ी सी जो हेल्प रहेगी वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी. तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज के प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आप आंसर करने की कोशिश करिएगा. पहला सवाल है द फेमस स्कल्पचर ऑफ द लॉर्ड विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट शेषनाग कैन बी फाउंड इन. तो ये एक फेमस स्कल्पचर है लॉर्ड विष्णु का जिसमें वो रिक्लाइन कर रहे हैं ऑन द सर्पेंट शेषनाग. ये कहाँ मिलता है? ऑप्शंस आर ए जगन्नाथ टेम्पल पुरी, सेकंड इज विट्ठल टेम्पल हम्पी, थर्ड इज दशावतार टेम्पल देवगढ़, या डी इज शोर टेम्पल महाबलीपुरम. Question number 2 is which of the following are manifestations of democratic character of the Indian polity. इनमें से कौन से manifestations हैं democratic character के इंडियन पॉलिटी के. इंडियन पॉलिटी में democratic character कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनके manifestations. First is periodic election, second is complete absence of discrimination, third is universal adult franchisee, या fourth is rule of law. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मैनिफेस्टेशंस है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के. ऑप्शंस आर 1 2 3, 1 3, 1 3 4 या 1 2 3 4. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टू मूव अ मैटर फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट इट रिक्वायर्स. अगर किसी मैटर को कॉन्करेंट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में ले जाना है तो इसमें से क्या करना होगा? ए अ कैबिनेट रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, बी अ कंसल्टेशन बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम गवर्नर्स ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, सी द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स, या डी अ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट. तो ये 3 सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं. आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज 3 क्वेश्चन. एक एक करके आप आंसर करिए. मैं आंसर बताता हूँ, आप मिला लीजिएगा. लास्ट में मुझे बताइएगा कितने आपने सही किए. पहला सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है. 11th क्लास की अगर फाइन आर्ट्स आपने पढ़ी है तो उसमें दशावतार टेम्पल देवगढ़ में उसकी फ़ोटो भी बनी है ना, दशावतार टेम्पल की. एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर जिसमें लॉर्ड विष्णु रिक्लाइन कर रहे हैं ऑन द सर्पेंट शेषनाग. तो ये आपको याद रखना है. एक तो याद रखिएगा दशावतार टेम्पल, ठीक है ना, ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. दूसरा जो सवाल है मैंने पूछा था आपसे कि इनमें से कौन से मैनिफेस्टेशंस हैं ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है. और एक चीज़ और याद रखिए, वो जो देवगढ़ है ना, देवगढ़, ये दशावतार टेम्पल देवगढ़, ये यूपी में पड़ता है, ठीक है, इन यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा. हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे मैनिफेस्टेशंस और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी पूछा था. तो इसमें से पीरियोडिक इलेक्शन देखो, इलेक्शंस क्या मैनिफेस्टेशंस है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के? यस, बिल्कुल है ना. पीरियोडिक इलेक्शन होने ज़रूरी है. अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेटिक कैसे कहलाएगा. सेकंड, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस पर अपन बाद में आएंगे. थर्ड इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिल्कुल है ना. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कि 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है. ये भी एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है. अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आपको वोट नहीं देने दिया जाता तो क्या वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है? नहीं है. रूल ऑफ लॉ, ये तो हम जानते हैं, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ना. लॉ इज द किंग, है ना, लॉ इज सुप्रीम. सेकेंड पे आता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. देखो, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं है. क्या कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में? जरूरी है. कंप्लीट एब्सेंस तो हो ही नहीं सकता ना, है ना. सेलेक्टेड ग्राउंड्स में हो सकता है, सेलेक्टेड ग्राउंड्स में एब्सेंस हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन कंप्लीट एब्सेंस नहीं हो सकता. कई बार क्या होता है कि जो डाउन ट्रोडन है, जो लोग वीक हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है इन देयर फेवर. इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. हम जो पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना उनकी तरफ, है ना. द डाउन ट्रॉडन शुड बी ब्रॉट अप, है ना. जो नीचे है उनको ऊपर लाना है. तो ऐसे में डिस्क्रिमिनेट तो हमको करना पड़ेगा. तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं होगा. तो सेकंड नहीं होगा. 1 3 4 विल बी द आंसर फॉर दिस. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अच्छा क्वेश्चन था ये. ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा आपका जो सोचने का वो होता है कि किस तरीके से यूपीएससी में सोचना है आपको, वो बनता है. थर्ड इजी सवाल है. टू मूव अ मैटर फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट इट रिक्वायर्स, है ना, क्या करना है? तो ये बहुत इजी सवाल है. राज्यसभा का एक रेजोल्यूशन पास करना होता है. तो तीसरा डी विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता दूं. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है हाउ सीबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन फेलिंग इन इट्स मोटिव एंड रेलिवेंस, है ना. किस तरीके से सीबीआई जो है आप एक एज एन इंस्टीट्यूशन
अपने मोटिव में और अपने रेलिवेंस में फेल होती जा रही है, आपको ये बताना है। तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करना है आपको, क्रिटिकल एनालिसिस करना है किसका, सीबीआई इंस्टीट्यूशन का। एक्चुअली आज सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सीबीआई के बारे में बोला कि इट इज़ लूजिंग क्रेडिबिलिटी। फ्रंट पेज की ही न्यूज़ है, सीजेआई फ्लैग्स फेलिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द सीबीआई। तो वही हमने क्वेश्चन आज बनाया है आज का, कि आपको बताना है कि किस तरीके से सीबीआई अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करी। पॉइंट्स मैं आपको दे दूंगा, आप आंसर फ्रेम करके बताइएगा, पॉइंट्स मैं पूरे दूंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले सीबीआई के बारे में बता दूं कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एक बहुत ही प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की। ये काम करती है अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है ना। एंड ये जो आता है ये आपका सीधे पीएमओ के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जो सीबीआई को बनाने के लिए स्टार्टिंग हुई थी, तब ये 1946 अपनी पावर जो डिराइव करता है, सीबीआई अपनी पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से अपनी पावर डिराइव करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैविएट है, आपको जो याद रखना है, सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये याद रखेगा कि सीबीआई पावर अपनी जरूर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से डिराइव करता है, लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, क्योंकि कोई आर्टिकल के तहत तो बनी नहीं है, संविधान के किसी आर्टिकल के तहत तो ये बनी नहीं है ना, इसलिए वो तो नहीं ही है। साथ ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं कहलाएगी, ठीक है, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एज वेल, है ना। अब ये 1963 में सीबीआई जो है एक कमेटी बनी थी, वहाँ पे संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इसको सीबीआई का ये जो रूप प्रेजेंटली है वो दिया गया, संथनम कमेटी याद रखिएगा, आपका ये सीवीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका सीबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। संथनम कमेटी है 1962 में बनी, 1962 की कमेटी है संथनम कमेटी, ठीक है ना। अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि सीबीआई के पास जो केसेस देखता है वो करप्शन के केसेस, सीरियस फ्रॉड के केसेस, चीटिंग के केसेस, एम्बेजलमेंट के केसेस, सोशल क्राइम्स, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटियरिंग, ये सारे क्राइम्स जो है वो सीबीआई देखता है। अब अलग अलग कैटेगरी में इसके केसेस आ सकते हैं। एक है एंटी करप्शन के केसेस, एंटी करप्शन क्राइम्स को ये देखता है। इकोनॉमिक क्राइम्स को जैसे बैंक फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर कोई क्राइम है उससे रिलेटेड है ना, कल्चरल प्रॉपर्टी की स्मगलिंग रिलेटेड कोई क्राइम है ना। फिर ऐसे क्राइम जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गए, है ना, ये सारे क्राइम्स भी आपके सीबीआई देखता है। फिर अब सीबीआई दो तरीके से केसेस देखता है। अगर यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या ये सुओ मोटो डायरेक्टली देख सकता है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, जनरल कंसेंट बोलते हैं उसको। अगर यूनियन टेरिटरी है तब तो चलो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे या सुओ मोटो ये देख सकता है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो सीबीआई को ऑथराइजेशन लेना पड़ता है स्टेट से, जिसको जनरल कंसेंट बोलते हैं ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, जनरल कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर चाहें, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वांट, दे कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट एज वेल। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बिना कंसेंट के भी अगर सीबीआई को चाहे तो ऑर्डर कर सकते कि आप ये केस देखिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब पहले 2014 तक जो था, 2014 तक क्या होता था कि सीबीआई का जो डायरेक्टर था वो अपॉइंट होता था ऑन द बेसिस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। लेकिन 2014 के बाद से ये 2003 का जो आपका एक्ट है ना, ये देयर सीवीसी एक्ट है ना, या चीफ विजिलेंस कमीशन का जो एक्ट है, उसके रिगार्डिंग फिर इसको करने लगे, कमेटी बनाई जाती है, उसके रिगार्डिंग फिर डायरेक्टर का चुनाव होता है ना। लोकपाल जब आया है ना, 2014 में लोकपाल एक्ट आया तो उसने प्रोवाइड किया एक कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। 2014 के बाद कौन सा एक्ट आया था, लोकपाल एक्ट आया था आपका, 2013 पे आया था ना लोकपाल एक्ट, 2013 में आ गया था। तो 2013 में जब लोकपाल एक्ट आया तो उसके में एक कमेटी का बताया गया कि कमेटी बनाई जाएगी जो कि अपॉइंट करेगी सीबीआई डायरेक्टर को, एंड दैट कमेटी विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उस कमेटी को हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेंगे। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
then home ministry will sending out that home ministry sends a list of eligible candidates to DOPT, है ना, then DOPT prepares the final list on the basis of seniority, integrity and experience, है ना, and then फिर इस कमेटी को भेजा जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ गई ना आपको। होम मिनिस्ट्री एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट DOPT को भेजता है, फिर DOPT फाइनल लिस्ट बनाती है सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, फिर ये कमेटी को भेज देते हैं, ठीक है ना। एंड डायरेक्टर ऑफ CBI को 2 साल का टेन्यर दिया गया है, फिक्स टेन्यर बाय CBC एक्ट ऑफ 2003। तो टेन्यर जो है वो CBC एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू दिया गया है, और उसकी जो कमेटी है जिसमें कि हेडिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, वो कमेटी जो है वो फिर फाइनल्स का नाम सेलेक्ट करती है, ठीक है ना। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकपाल एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको CBI डायरेक्टर के बारे में या CBI के बारे में पता होने चाहिए थे। अब जो क्वेश्चन आज का मैंने पूछा है कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या क्या लिखेंगे आप। जैसे कि CBI को सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरट कहा था, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे उसके मास्टर्स के वॉइस पे हो जिस तरीके से उस तरह से मैनिपुलेट कर लेती है, ठीक है ना। दूसरा इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसको कई इसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ख़राब है, मिसमैनेजमेंट के बहुत सारे केसेस हैं। आपने भी रिसेंटली देखा होगा डायरेक्टर के बीच में टसल चल रहा था, तो इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी लॉस होती है। फिर अकाउंटेबिलिटी का लॉस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि CBI को एग्जेम्प्ट किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से, इसलिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। पर्सनल्स का बहुत शॉर्टेज है, लिमिटेड पावर्स है, पावर्स भी लिमिटेड है, जनरल कंसेंट हो गया तो लिमिटेड पावर्स है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो अपने काम को इसलिए भी नहीं कर पा रही है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप लिखें तो काफ़ी अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। अगली जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे देखो वैसे तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन यमुना रिवर चूँकि मेंशन्ड है तो मैं आपको यमुना की एक बार ट्रिब्यूटरीज बताना चाहता था केवल, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम याद रखिएगा, टोन्स, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन। देखो ये तो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई, कौन कौन सी हो गई, टोन्स हो गई आपकी, हिंडन हो गई आपकी, बेतवा हो गई, केन हो गई और आपकी यहाँ पे चंबल हो गई, ठीक है ना। तो दीज आर वेरी बिग ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। दूसरा कुछ छोटी ट्रिब्यूटरीज भी, जैसे अभी सोम्ब रिवर मैंने आपको बताया था, सोम्ब रिवर एक बताया था ना, सोम्ब SOMB, वो भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे। और टोन्स, चंबल, हिंडन, बेतवा, केन याद रखेगा। और छोटी में आपको गिरी, सिंध, उत्तंगन, सेंगर और रिंद, ये कुछ नदियां हैं, है ना। तो गिरी, सिंध, उत्तंगन, सेंगर और रिंद और सोम्ब नदी SOMB, यहाँ भी लिख देता हूँ, मैं उस दिन आपको बता रहा था, एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, SOMB, सोम्ब इज अनदर रिवर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका जो ओरिजिन है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से है, द ओरिजिन इज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, ये आप याद रखिएगा। एंड ये साउथ वेस्टर्न स्लोप्स हैं बंदरपूछ पीक्स के, बंदरपूछ पीक्स है वहाँ पे, वहाँ के साउथ वेस्टर्न स्लोप्स में ये है इंपॉर्टेंट यमुनोत्री ग्लेशियर, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड गंगा से ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मिलती है, मर्ज कहाँ पे होती है गंगा के साथ, त्रिवेणी संगम में, जो कि आपका प्रयागराज में है, ठीक है ना। अगली न्यूज़ देखते हैं, GST कलेक्शंस हिट अ न्यू हाई इन मार्च। तो अब GST कलेक्शंस ज़्यादा हुए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हुए तो हुए, हमारे तो किसी काम के नहीं है, हमारे तो कट ही रहे हैं ना। लेकिन हम बात कर लेते हैं GST की। अच्छा, सबसे पहले आपको दो चीज़ें बता दो, GST का जो इम्प्लीमेंटेशन है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, उसके लिए दो कमिटीज़ के नाम याद रखेगा। एक तो एक रविदास गुप्ता कमेटी थी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, रवि गुप्ता कमेटी फॉर GST नेटवर्क, जो GSTN की हम बात करते हैं ना, वो बनाने के लिए रवि गुप्ता कमेटी थी। और इसके अलावा एक विजय केलकर कमेटी। तो एक्चुअली में जो टैक्सेशन, टैक्स रेट और GST का जो आइडिया था वो विजय गुप्ता कमेटी के, ये आपका विजय केलकर कमेटी के थ्रू आई थी, ठीक है ना। तो ये दो कमिटीज़ के नाम याद रखिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, GST काउंसिल की बात इंपॉर्टेंट है। GST काउंसिल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बॉडी है, GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आपका 122nd अमेंडमेंट बिल 2016 के थ्रू आया था, और ये GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 279A(1) है, यानी कि आर्टिकल 279A उसका क्लॉज 1 जो है, उसमें ये GST काउंसिल के बारे में बताया गया था, और कहा गया था कि GST एक्ट आने के 60 दिन के अंतर्गत आपको ये बॉडी आर्टिकल 279A के तहत बनानी है, ठीक है ना।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी काउंसिल किस तरीके की बॉडी है, तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आपका 60 दिनों के अंदर बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल एक्ट में कहा गया था, ठीक है ना, जीएसटी एक्ट में कहा गया था। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा 279 ये याद रखिएगा, है ना। और मेंबर्स जीएसटी काउंसिल के होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है, यूनियन मिनिस्टर इन ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फिनेंस होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद सेक्रेटरी जो रेवेन्यू के हैं एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं, चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एक परमानेंट इनवाइटी होते हैं, लेकिन ये नॉन वोटिंग होते हैं, ठीक है ना। एंड इस तरीके से बहुत सारे, मेन आपको याद रखना है कि हेडेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर, हेडेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर आप याद रखेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें वोटिंग का याद रखेगा कि अगर जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन लेती है तो उसके लिए जो वोटिंग है उसमें एटलीस्ट 3/4 जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स प्रेजेंट, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट वो लिया जाता है फॉर डिसाइडिंग अपॉन अ सब्जेक्ट। अगर किसी चीज़ को डिसाइड करना है तो 3/4 कम से कम उसमें वोटिंग के लिए वेट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करेंगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है। सोलोमन आइलैंड्स वोंट होस्ट चाइना मिलिट्री बेस। तो अब ये मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक का एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ का आइलैंड है तो ये पैसिफिक का आइलैंड है। और सोलोमन आइलैंड ने अब उसने ये कहा है कि चाइना का कोई भी मिलिट्री बेस वो अपने यहाँ पे होस्ट नहीं करेगा। बीच में हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि सोलोमन आइलैंड्स होस्ट करने वाला है चाइना का एक बेस बनेगा ये और तो ये एक वहाँ पे सोलोमन आइलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि दे विल नॉट अलाउ Chinese military base to be set up in their own island country, ठीक है ना। दैट इज द थिंग which is important. सोलोमन आइलैंड आपको याद रखना, इट्स अ पैसिफिक आइलैंड, इट्स अ पैसिफिक आइलैंड, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, दैट इज द थिंग which is important, है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो अब जो है इस बार रिकॉर्ड नेस्टिंग हो रही है ऑलिव रिडली टर्टल्स की। आप सबको पता होना चाहिए कि ये ऋषिकुल्या रिवर और ऋषिकुल्या जो कोस्ट है वहाँ पर, गहिरमाथा मैराइन सेंचुरी है उड़ीसा में वहाँ पर, और आपका कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश रीजन में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी नेस्टिंग होती है, मास नेस्टिंग जिसको कहते हैं। और आपके ये जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं, अगर हम इनका प्रोटेक्शन स्टेटस देखें, जो यूपीएससी पूछता है, हम थोड़ा वो मेन चीज़ें देख लें, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 की ये शेड्यूल 1 स्पीशीज़ हैं, याद रखिएगा। आईयूसीएन की लिस्ट में ये वल्नरेबल हैं, दे आर वल्नरेबल इन आईयूसीएन, है ना, ऐसा कोई इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रेड है उसके साइट्स वाला जो है उसके अपेंडिक्स 1 में आता है। और इसकी जो मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडली की, एक साथ जब ये वो करते हैं तो इसको अरीबाड़ा बोलते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर बनता है इस एक साथ बैठने का लेटने का, है ना, तो उसको अरीबाड़ा बोलते हैं। इट्स अ स्पेनिश वर्ड विच मीन्स अराइवल बाय सी, ठीक है ना। अरीबाड़ा इज अ स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब क्या है, अराइवल बाय द सी, एंड इट रिफर्स टू द मास नेस्टिंग बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय केम्स रिडली एंड ऑलिव रिडली सी टर्टल। तो ये दोनों ही, यानी कि अरीबाड़ा केम्स रिडली के लिए भी कहा जाता है और ऑलिव रिडली के लिए भी किया जाता है यूज़, ठीक है ना। तो केम्स रिडली टर्टल होते हैं और ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं, दोनों के ही मास नेस्टिंग के लिए जो वर्ड यूज होता है स्पेनिश वर्ड अरीबाड़ा, जिसका मतलब है अराइवल बाय सी। तो ये आपको याद रखना, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको और बताता हूँ। पंजाब पासेस रेजोल्यूशन टू ट्रांसफर चंडीगढ़ टू इटसेल्फ। तो पंजाब ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दो टू पंजाब ओनली। अभी आपको पता है कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल के रूप में काम करता है, ठीक है ना, यू ऑल नो दिस, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा एक हिस्ट्री है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था। देखो अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार नए नए रूल्स पास कर रही है फॉर द चंडीगढ़ रीजन, जिसमें कि उन्होंने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अपॉइंटमेंट के केस में रूल्स निकाले, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो देखो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होते थे वो पंजाब और हरियाणा बस से हो रहे थे, अब ये इसमें अपॉइंटमेंट ऑल इंडिया के लिए कर दिया है ना, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में। तो अब यूटी के रूप में, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोकल्स को जो जॉब है उसको नहीं मिल पाती, और ऐसे ही कई बार मतलब यूटी होने के कारण कई बार
उन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एंड पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है और यूटी भी है। अब आप समझिए, दोनों की कैपिटल भी है और यूटी भी है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बार बार पंजाब क्या करता है, रेजोल्यूशन पास करता रहता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी मान जाए और पूरा का पूरा उसको ट्रांसफ़र कर दे और फुल फ्लेजेडली वो किसी एक स्टेट के अंदर डाल दिया जाए। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि इनके रेजोल्यूशन पास करने से ऐसे कुछ नहीं होता कि रेजोल्यूशन पास कर दिया तो कल से चंडीगढ़ पंजाब का हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा, ये पार्लियामेंट के थ्रू ही किया जाएगा। लेकिन हाँ, रेजोल्यूशन पास करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब एक तरीके से आप बार बार पोक करते हो कि इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है, ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है ना। दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपन्स। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार नहीं है जब भगवंत मान ने ये कोई, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज बीइंग पास्ड। इसके पहले 7 बार और ये ऑलरेडी पास हो चुका है, तो दिस इज 7th टाइम है ना। इसके अलावा 7 बार और ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है टू ट्रांसफर चंडीगढ़ टू पंजाब कंप्लीटली, है ना। और दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसके बाद आपको ये याद रखना है कि 1947 का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब 1947 में पार्टीशन हुआ, देश आज़ाद हुआ और अलग भी हुआ, तो उस साल क्या हुआ कि कैपिटल जो पंजाब की थी पहले लाहौर थी, लाहौर से शिमला शिफ्ट की गई। ठीक है ना। उसके बाद पंजाब के लिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम इसको एक मॉडर्न कैपिटल सिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और इसी कारण से चंडीगढ़ का फिर जन्म हुआ, है ना, चंडीगढ़ बनाया गया। फिर कैपिटल जो है वो शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट की गई 1953 में। याद रखिएगा, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़ इन 1953 एंड चंडीगढ़ वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको इनॉग्रेट किया था चंडीगढ़ को। फिर इसके अलावा फ्रॉम 1953 टू 1966 सब कुछ चला, लेकिन 1966 में फिर पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना। पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उससे एक अलग से स्टेट कार्व आउट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हरियाणा, एंड चंडीगढ़ जो थी वो कैपिटल रहेगी पंजाब की। ठीक है ना, कॉमन कैपिटल के रूप में फिर इसको रखा गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे तेलंगाना और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो पहले हैदराबाद को कॉमन कैपिटल रखा गया, है ना। फिर उसका शिफ्टिंग जो भी जहाँ रीजन में आया वो किया गया। उसी तरीके से चंडीगढ़ और जब हरियाणा उससे कार्व आउट किया गया 1966 में, तो पहले चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल रखी गई, है ना, एंड इसके बाद कॉमन कैपिटल के रूप में इसको आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या कि चंडीगढ़ बिकेम द कॉमन कैपिटल, दोनों के बीच ही कॉमन कैपिटल थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ने 1966 के बाद इसको यूटी डिक्लेयर कर दिया, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, एंड इसका कंट्रोल डायरेक्टली सेंटर को दे दिया। एंड ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ है चंडीगढ़ में वो पंजाब और चंडीगढ़ उनके बीच में 60-40 के रेशियो में डिवाइडेड रहेंगे, 60-40 के रेशियो में डिवाइडेड रहेंगी पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में। ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा क्योंकि चंडीगढ़ चूंकि यहीं से निकला था, पंजाब वाले रीजन से ही अलग हुआ था, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ का डिवीज़न किया वो 60-40 पंजाब चंडीगढ़ के बीच में किया, और कॉमन कैपिटल हरियाणा के साथ बना दिया गया, है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये सारी चीज़ की गई थी, यूटी बनाने वाली बात, हरकत सारी, और ये इसीलिए बार बार कोशिश करते हैं ताकि उसका फुल कंट्रोल हो और फिर इस तरीके से इंटरफेरेंस ना हो सके, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जहाँ रहते हैं मेरे हिसाब से उनकी पार्टी, तो यहाँ ऐसे इश्यूज आते हैं। जैसे एक बार दिल्ली में सरकार बनाई तो वहाँ पुलिस उनके हाथ में नहीं है, लैंड रिलेटेड चीज़ उनके हाथ में नहीं है, और वो भी एक यूटी की तरह ही काम करता है, समझ गए। फिर पंजाब में गए तो पंजाब में कैपिटल उनकी यूटी है ना। अब देखिए क्या है, आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं, सेंटर इंट्रोड्यूसेस एंटार्क्टिका बिल। अब सेंटर ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एंटार्क्टिका बिल इंट्रोड्यूस किया है, और इट इनविसाजेस रेगुलेटिंग द विजिट्स एंड एक्टिविटीज़ टू द कॉन्टिनेंट विदाउट परमिट। मतलब कि क्या है, देखो अभी क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के कुछ मिशन चल रहे हैं एंटार्क्टिका में, फिर कोई भी इंडिया की तरफ से उठ के चला जा रहा है एंटार्क्टिका में, बोल रहा है हम रिसर्च करने जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक्चुअली में ये बिल पेश किया गया, जिसमें उन्होंने प्रोहिबिट किया है कि कोई भी एक्सपीडिशन अगर एंटार्क्टिका जाता है तो वो तभी जा सकता है जब उसको ऑथराइजेशन मिले फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो एक इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसके बाद एक ऑथराइजेशन लेटर दिया जाएगा, है ना, एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि इंस्पेक्टर भी रहेगा और इंस्पेक्शन करेगा उस जो भी आपका एक्सपीडिशन जाना है उसका इंस्पेक्शन करने के बाद आपको परमिशन दी जाएगी, तब आप जाएंगे। ठीक है ना।
अब यहाँ पे अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में आया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो अंटार्कटिका ट्रीटी जो है साइन हुई थी 1959 में। अंटार्कटिका ट्रीटी इज द ओनली एग्जांपल ऑफ अ सिंगल ट्रीटी दैट गवर्न्स द होल कॉन्टिनेंट। एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को गवर्न करती है, वो है अंटार्कटिका ट्रीटी। एंड इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉर दिस कॉन्टिनेंट विदाउट अ परमानेंट पॉपुलेशन। इस कॉन्टिनेंट की कोई पॉपुलेशन तो है नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी लाई गई है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो 54 मेंबर्स हैं, और इंडिया जो मेंबर बना वो 1983 में इसका मेंबर बना, ठीक है ना। एंड इंडिया जो इसका मेंबर बना वो 1983 में इसका मेंबर बना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्यूनोस आयर्स में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? ब्यूनोस आयर्स में इसका हेडक्वार्टर है। अंटार्कटिका ट्रीटी ओरिजिनली साइन हुई थी 1959 में। इसको 12 कंट्रीज ने साइन किया था: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूके एंड यूएस। इन्होंने ओरिजिनली साइन किया था। एंड 1961 में ये फोर्स में हुई आई। 1959 में साइन हुई, 51 में फोर्स, 61 में फोर्स में आई, और 83 में इंडिया ने इसको साइन किया, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। इंडिया के अगर मिशंस की अगर हम बात करें अंटार्कटिका में जो फेमस मिशंस हैं, तो दक्षिण गंगोत्री आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, इस्टेब्लिश किया गया था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद मैत्री जो है वो इंडिया का सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में, और ये फिनिश हुआ था 1989 में। और मैत्री जो है दैट इज़ अनदर थिंग इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये आपका शीरमाकेर ओएसिस नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये लोकेटेड है ना। इसके अलावा तीसरा जो रिसर्च स्टेशन है, लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है, वो 2012 में भारती नाम से इस्टेब्लिश हुआ है। तो दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया, फिर उसके बाद मैत्री आया, फिर आप भारती जो है आपका वो 2012 में आया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक आर्कटिक के लिए कौन सा है? हिमाद्री। याद है किसी को आर्कटिक के लिए? मैंने बताया था, तो वो भी याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। So these are the things which were important regarding this news article. I hope you got clarity regarding that. आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। तो आज यही न्यूज़ आर्टिकल से जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एडिटोरियल आज आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट, मैंने बिम्स्टेक के बारे में जितना भी आपको बताया सेम चीज़ें ही लिखी गई हैं, है ना। अपन ने बात की थी ना, बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस अभी बढ़ता जा रहा है। बिम्स्टेक ने भी बिम्स्टेक के 14 एरियाज है जहाँ पे उनको कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करना है। इस बार और ज़्यादा बिम्स्टेक का इस बार उन्होंने चार्टर भी डिक्लेयर कर दिया है ना। इस बार के बिम्स्टेक समिट में उन्होंने चार्टर डिक्लेयर कर दिया है, और बिम्स्टेक को एक लीगल पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है ना। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लीगल पर्सनालिटी हो चुकी है, क्योंकि चार्टर बन गया, ये सारी चीज़ें आ गई, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशनड है ना। और मैं बता देता हूँ चलो आपको डिटेल कि बिम्स्टेक देखो यहाँ लिखा है नो लॉन्गर मेयर अ इनिशिएटिव और प्रोग्राम। बिम्स्टेक अब केवल इनिशिएटिव या प्रोग्राम नहीं रह गया है, ठीक है। बिम्स्टेक अब फुल फ्लेजेडली एक लीगल एंटिटी बन गया है जो कि कैपेबल है टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ द रीजन। इस रीजन के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पहले देखो क्या है, बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी था कि बिम्स्टेक अपने आप को स्ट्रेंथन करे। अब अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे करेगा? जब उसका एक पर्पस होगा, जब उसका एक मोटिव होगा, और वो सारी चीज़ें मिसिंग थी, क्योंकि पहले वो एक प्रोग्राम के रूप में इनिशिएट हुआ था। तो इस बार का बिम्स्टेक समिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने इसको एक ऑब्जेक्टिव दिया है, एक फॉरवर्ड लुकिंग एक वे फॉरवर्ड दिया है। इसको एक मतलब इसको बताया कि क्या इसको करना है, वॉट थिंग्स इट हैज़ टू डू। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो चार्टर अडॉप्ट करना, ग्रुप का जो चार्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रुपिंग चार्टर। देखो मैंने बताया ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रुप का चार्टर बनना, क्योंकि इससे ही ग्रुप जो बना है, ये बिम्स्टेक ग्रुप जो बना है, एक लीगल पर्सनालिटी या फिर कहना चाहिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। जो 7 कंट्री है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, आपका थाईलैंड, देन आपका श्रीलंका, है ना। ये जो कंट्रीज हैं, ये म्यांमार, एक और म्यांमार लास्ट है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अब इसके बाद इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक जो कनेक्टिविटी है, ये अलग अलग जो रीजन्स, अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो कनेक्टिविटी ये करेंगे, वो सब इसके बाद करेंगे, क्योंकि अब इनका मेन चीज़ हुआ है। देखो नंबर जो दूसरा है, द सेकेंड एलिमेंट इज द डिसीजन टू रिकंस्टिट्यूट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम अनवीडली 14 टू मैनेजेबल 7। तो मैंने आपको बताया था ना कि पहले 14 एरियाज थे जहां पे इनको कोलैबोरेट करना था। पहले 14 एरियाज थे जहां पे इनको कोलैबोरेट करना था, तो अब इन्होंने उस 14 को रिड्यूस करके 7 कर दिया है। मतलब एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट या रीऑर्गेनाइज कर दिया है कौन कौन सी जगहों पे ये कोलैबोरेट करेंगे। जैसे
ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया एंड डेवलपमेंट, देन इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चैलेंजेस हो गया, सिक्योरिटी हो गया इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑल, देन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी हो गया, वैसे म्यांमार में इशूज चलते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो गया एंड कनेक्टिविटी। ये अलग अलग इन्होंने जो 7 है और 7 अलग अलग कंट्रीज़ को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, ठीक है ना। ईच मेंबर स्टेट विल सर्व एज अ लीड फॉर अ सेक्टर, हर सेक्टर का एक लीड एक मेंबर स्टेट बनाया गया, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए बांग्लादेश को, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए भूटान को, सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी म्यांमार को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नेपाल को, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन श्रीलंका को, कनेक्टिविटी थाईलैंड को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो बहुत अच्छे से रीऑर्गेनाइज किया गया है। थर्ड जो है, द समिट पार्टिसिपेंट्स अडॉप्टेड द मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एप्लीकेबल फॉर 2018 टू 2028। तो एक समिट में इस बार क्या है, पार्टिसिपेंट्स ने अडॉप्ट किया है मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब तक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक आपका ट्रेड भी नहीं बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो दैट इज अ थिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसलिए कनेक्टिविटी जरूरी है क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल हो सकें। फाइनली द पैकेज ऑल्सो इंक्लूड्स 3 न्यू एग्रीमेंट्स साइंड बाय मेंबर स्टेट्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक अकेडमीज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी इन कोलंबो। तो इसके अलावा 3 नए एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं जिसमें कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स है, देन आपका कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक अकेडमीज है एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी इन कोलंबो, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो कोलंबो के बाद जो मतलब ये जो मीट हुआ है श्रीलंका के अंतर्गत जो मीटिंग हुई है, तो अब जो ट्रेड है, इकोनॉमी है, बायलैटरल ट्रेड हो गया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात की जाती है ना, ये सारी चीज़ें अब जा करके डेवलप होंगी और हो सकता है कि ये ग्रुपिंग जो है इट कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोस्टल कनेक्टिविटी हो गया, आपका रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो गया, इंटर रीजनल जो आपका ग्रिड कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम एक दूसरे की मदद से पूरे कर सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।